हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 तथा उसके उदाहरण। देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय क्या कह रहा है? मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा, जहाँ p कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? जैसे कि कोई 15 का स्क्वायर है, उसमें 5 का भाग देंगे तो 15 के स्क्वायर में जैसे 5 का भाग जाएगा तो जो अंदर संख्या है 15, उसमें भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ पे और देख लेते एक उदाहरण। ये हो गया हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड। देखो 15 का स्क्वायर है 225, 225 में 3 का भाग जा रहा है तो 15 में भी 3 का भाग जाएगा। शर्त यही है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जिसका हर जो संख्या जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये ऊपर वाला तथा ऊपर वाला क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा। जिसमें हम भाग देंगे वह एक धनात्मक पूर्णांक होगा तथा ये संख्या सिर्फ अभाज्य संख्याओं के लिए नियम लागू होगा। ठीक है, इसमें हम आगे तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण से। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दी हुई है हमें, इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या मानना होगा? परिमेय संख्या हम मानेंगे इसको। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमें अपरिमेय संख्या का बोले कि इससे अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, उस समय हमें सबसे पहले ये करना ही है, जो संख्या दी हुई है उसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए माना √3 बराबर p/q, p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को। तो जहाँ क्या लिखते हैं हम, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा p एवं q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हैं, और p तथा q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका HCF एक हो। जिन संख्याओं का HCF बराबर 1, वह सअभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर P तथा Q का HCF कितना हो जाएगा? ये दोनों सअभाज्य संख्या होगी तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? बराबर 1 होगा। तो हम यहाँ पे इनको भी सअभाज्य संख्या कहेंगे जब इनका HCF 1 होगा। तो देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इनको वज्र गुणा करवा दो, Q का करा दो √3 से और P का करा दो 1 से। तो क्या लिख देंगे हम? P बराबर √3Q। ठीक है, अब इन दोनों को वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? P का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे √3 Q का स्क्वायर बना देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम P स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और Q स्क्वायर है ही है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या, इससे हमें क्या लिखेंगे कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 3 के बट्टे में P स्क्वायर के बट्टे में ही आएगा 3। तो हम कह सकते हैं P स्क्वायर 3 से विभाजित है। इसलिए
पी भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रमेय 1.3 क्या पढ़ा था, जिस संख्या के स्क्वायर में कोई अभाज्य संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या भी वो उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पे भी हमारा 3 अभाज्य संख्या है और इस स्क्वायर के में हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो हमें इस सिंपल संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे माना p बराबर, इसको हम k मान लेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर k मान लिया। ठीक है, अब वापस से दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर p का मान हम रख देंगे समीकरण 1 से, पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा हमारा मान, देखो पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 3q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 3q स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा q स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 से भाग जाएगा तो 3k स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं और इस q के बारे में भी कि q स्क्वायर 3 से विभाजित हैं। देखो इसमें भी ये क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं क्यू भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 से ये भी विभाजित हो गया क्यू भी। अब देखो इन दोनों का, क्योंकि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित है, पी भी विभाजित है 3 से और क्यू भी विभाजित है 3 से, तो हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का क्या एचसीएफ आ गया हमारा, 1 के बराबर नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। पी और क्यू का एचसीएफ क्या आ रहा है, 3। अतः हमारी कल्पना गलत थी, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें क्या चाहिए था कि अगर P और Q दोनों के एचसीएफ अगर 1 होता तब तो ये परिमेय संख्या बन जाती, लेकिन इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो P भी 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। हमें ये पता है कि सहअभाज्य संख्या कब होगी P और Q, जब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ 1 नहीं है, एचसीएफ हमारा 3 हो रहा है, तो ये दोनों संख्या 3 से विभाजित होगी तो एचसीएफ भी 3 बन गया। ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे सब ऐसे ही करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एक और है आपके प्रश्नावली में √5 को, उसको भी ऐसे ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10।
इससे पहले 9वें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि √3 का संख्या है जिसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। अब उदाहरण नंबर 10 में क्या है कि दर्शा है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें सिर्फ √3 ही था, एक संख्या ही थी। यहाँ पे है 5 - √3 जिसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें उससे सबसे पहले क्या काम करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जो संख्या दी हुई है उसे हम परिमेय संख्या मान लो। सबसे पहले माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। 5 - 3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, इसलिए माना 5 - √3 परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिख देंगे, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q दोनों पूर्णांक है या सहअभाज्य है। दोनों पूर्णांक भी है, दोनों पूर्णांक है तथा P और Q दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिनका एचसीएफ 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उनके दो कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वही सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो भी रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ रख दो, बाकी को एक तरफ भेज दो। तो हम √3 को उधर भेज देंगे और P/Q को इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 5 - P/Q बराबर √3। मैंने √3 को इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, P/Q को इधर लेके आ गए तो ये P/Q माइनस का हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q नीचे आ जाएगा, 5Q - P बराबर √3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये P/Q के रूप में है तो क्या कहेंगे हम, P एवं Q पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या में P/Q पूर्णांक होते हैं, तो यह भी P/Q पूर्णांक है। इसलिए 5Q - P भी पूर्णांक होगा। जिसके साथ कोई गुणा हो जाए पूर्णांक के साथ तो पूर्णांक ही बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और ये P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो ये भी एक इसको एक परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, परंतु समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में हमें क्या कह रहे हैं कि 5Q - P/Q बराबर किसके, √3 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये √3 हमने पिछले ही एग्जाम्पल में सिद्ध किया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो अब इसका मतलब ये है कि तो ये दोनों भी पूरी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हमने जो क्या माना कि ये परिमेय संख्या माना है, तो ये तो हो गया गलत।
तो इसलिए देखो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है ये अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारे कथन का क्या विरोधाभास हो गया। तो अतः हमारा कथन गलत है। इससे पता चल रहा है कि हमारा कथन गलत है। जो हमने माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा कथन गलत हो गया। तो कथन गलत हो गए तो वो क्या हो जाएगी, 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने वो माना था वो था गलत, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब हमारा उदाहरण है 11। पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो था प्लस और माइनस वाले चिन्ह थे और रूट वाली संख्या थी साथ में। अब वो थी माइनस में, अब यहाँ पे है गुणा में। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ पे था 5 - √3। तो अब यहाँ पे गुणा में संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन को वही सेम ही होगा पैटर्न। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको मान लो ये एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसलिए माना 3√2 को हम किसके रूप में लिख देंगे, P/Q के रूप में। और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या, P और Q सहअभाज्य संख्या है। तथा P और Q पूर्णांक भी है, P और Q पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी रूट वाली संख्या है उसको एक साइड रख दो और दूसरी वाली संख्या को एक साइड भेज दो। तो रूट वाले को हम इधर ही रखेंगे, इसको 3 को हम भेज देंगे P/Q के साथ में। तो अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं क्या कि P और Q एक P और Q पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या में P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, इसलिए 3Q भी पूर्णांक होगा। भी पूर्णांक होगा, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो P/Q के रूप में जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे Q 0 भी नहीं है। ठीक है, और दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परंतु समीकरण 1 से देखो हम, परंतु समीकरण 1 से क्या बोल रहा है कि P/3Q बराबर √2 है। अब देखो ये तो हो गई एक अपरिमेय संख्या होती है और ये परिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, और ये तो बोल बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमने माना था कि मतलब एक p/q एक परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से ये बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब क्या होगा, p/3q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। देखो हमने क्या माना था कि एक ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो रहा है, तो हमने जो माना था वो गलत था, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, अतः हमारा कथन गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमने जो माना वो गलत है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि हमने तो परिमेय संख्या माना था, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर आएगा आपके। प्रश्नावली 1.3 में भी यही क्वेश्चन है, सबका एक ही पैटर्न है। अगर ये आपको ये लाइन टू लाइन आप कर लोगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। इसी मेथड को आप याद कर लेना, और वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। जब ज़्यादा इसका क्वेश्चन करोगे तब ये आपको मेथड याद हो जाएंगे। ठीक है।